मैं साथ साथ नाश्ता भी कर रहा हूँ भाई, बुरा ना मनाना। आप लोगों ने तो किया होगा घरों में बैठे हुए। अच्छा जी, थैंक यू। ओके जी। अगर किसी जगह पे रेनफॉल ना हो। हाँ जी, पढ़ा भी रहा हूँ, साथ साथ नाश्ता भी कर रहा हूँ। नहीं, वो ठंडा तो हो गया, बस गुजारा करना ही पड़ रहा। थैंक यू। अच्छा, ड्रॉट से मुराद है अगर किसी रीजन में रेनफॉल रूठ जाए, बारिश रूठ जाए, बारिश ना हो, फ्रेश वाटर स्कैर्सिटी हो। फ्रेश वाटर यूज हम दो जगह पे करते हैं भाई, पीने के लिए, इरिगेशन के लिए। नहीं नहीं, इट्स ओके, हो गया बस। थैंक यू। वाह, जबरदस्त, आप लोग भी करें। आप लोगों ने सुनना है ना, मैंने पढ़ाना भी है, इसलिए मुंह चल रहा हो तो फिर बोला नहीं जाता। थैंक यू। नहीं, बस हो गया। अच्छा जी, ड्रॉट क्या है? किसी रीजन में अगर 1 महीना 2 महीने बारिश ना हो, 3 महीने ना हो, 4 महीने ना हो, तो गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर सालों तक बारिश ना हो, अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला जाता है। आपको फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, ड्राइनेस बढ़ना शुरू हो जाती है, आप कहते हैं ड्रॉट है। अब कहीं पे परमानेंट ड्रॉट हो सकता है, कहीं सीजनल ड्रॉट हो सकता है, कहीं अनप्रडिक्टेबल ड्रॉट हो सकता है। परमानेंट ड्रॉट से क्या मुराद है? जैसे डेजर्ट के एरियाज हैं, सारे डेजर्ट्स भी परमानेंट ड्रॉट्स नहीं होते वैसे। पाकिस्तान के डेजर्ट्स कौन कौन से हैं, कितने हैं? बताएं जरा, कितने डेजर्ट्स हैं पाकिस्तान? थल, थार, और शहरियार इमरान नाम लिखे। कजलबाश बस, चोलिस्तान, तीन हो गए। थर, थल, चोलिस्तान, और कुछ खुदा का खौफ करो, क्या हो गया आप लोगों को? राजस्थान इंडिया में है वही अपने पल्ले का। कटपना। अच्छा, झलमगसी, वाह। खारान, ठीक है, जाहिदा फारूक, गुड। खारान चौथा हो गया। और अभी भी एक है। ये जितने आप बाकी नाम ले रहे हैं ना, झलमगसी और दूसरे तीसरे, ये वहां के इलाकों के नाम है, डेजर्ट्स के नाम नहीं। स्कर्दू में भी एक है जी, बिल्कुल, कोल्ड डेजर्ट है स्कर्दू वाला। यू आर राइट। तो 5 मेजर डेजर्ट्स हैं पाकिस्तान में, थर, थल, चोलिस्तान। थल और चोलिस्तान पंजाब में, थर सिंध में, खारान बलूचिस्तान में। ये थर पारकर और नारा और दूसरे तीसरे नाम ये जो आप ले रही हैं, थर का पार्ट। अच्छा, उसके बाद ऊपर चले जाएं तो कोल्ड डेजर्ट है स्कर्दू। ठीक हो गया। तो 5 है मेजर। इनमें से सारे के सारे ये कोई परमानेंट ड्रॉट्स नहीं है। हाँ, थर इस वक्त परमानेंट ड्रॉट में जा चुका हूं। परमानेंट ड्रॉट्स जहां पे मुद्दतों से खुश्क साली। ठीक है जी, मसलन दुनिया के रीजन्स कौन कौन से हैं? सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। 13 अफ्रीकन कंट्रीज हैं उसके अंदर। 13 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका उसके अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, 13 ममालिक हैं नॉर्थ अफ्रीका के, और मेजॉरिटी उसमें जो है वो डेजर्ट एरियाज है। उसके आगे चलें, डेजर्ट और परमानेंट ड्रॉट एरियाज है। गोबी इन चाइना एंड मंगोलिया। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, एटाकामा दुनिया की ड्राइएस्ट प्लेस है चिली में। अरेबियन डेजर्ट सऊदी अरेबिया। यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है। अच्छा जी, राजस्थान इंडिया, सहारा हो गया भाई, सहारा अफ्रीका में हो गया। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि दश्त लूत ईरान में, दश्त कबीर ईरान में, सैंडी ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, एरिजोना अमेरिका में। सो कहने का मकसद है कि ये वो रीजन्स हैं
जहां पे बारिश बहुत कम होती है। ठीक है जी, ये बड़े बड़े इनके कुछ कुछ एरियाज परमानेंट ड्रॉट्स में है। अब दूसरा है सीजनल ड्रॉट। सीजनल ड्रॉट्स जो हैं, पाकिस्तान का थल, मतलब सीजनल ड्रॉट वाले वो रीजन्स होते हैं जहां साल में दो से, जरूरी नहीं वो डेजर्ट ही हो, कोई भी एरिया हो सकता है, जहां साल में 2 से 3 शावर इतने अच्छे, इतनी अच्छी बारिश हो जाए कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो की जा सके। मसलन थल में सर्दियों में इतनी बारिश हो जाती है कि उससे चने की फसल जो है, सब चने की सारी फसल वहां से आती है। तो अगर आप सर्दी में जाके थल को देखें तो लश ग्रीन होता है, लेकिन गर्मियों में ड्राई होता है, रेत ही रेत आपको हर तरफ नजर आती है। ठीक हो गया। कहने का मकसद है जहां पे साल में एक आधी एक्टिविटी मिल जाती है वो सीजनल ड्रॉट्स हैं। और कुछ अनप्रिडिक्टेबल ड्रॉट्स होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल से मुराद कि किसी भी ऐसी जगह जहां नॉर्मल कोई ड्राइनेस नहीं होती, बारिश होती रहती है, वहां पे अगर बारिशें होना बंद हो जाए, वाटर टेबल डाउन चला जाए और पानी की कमी होना शुरू हो जाए, ड्राइनेस बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसको हम अनप्रिडिक्टेबल ड्रॉट कहते हैं। जैसे माजी में बड़ा फेमस है, ये किसी भी जगह पे हो सकता है, कोई खास प्रिडिक्शन नहीं होती इसकी। एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कोई भी एरिया जो है वो इसमें जा सकता है। अच्छा, जैसे मिस्र के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में आपने देखा सुना कि 7 साल का कहत पड़ा, बारिश नहीं हुई, नाइल खुश्क हो गया। ठीक है जी। और अनप्रिडिक्टेबल ड्रॉट था, हालांकि दरियाए नील उसके बाद कभी खुश्क नहीं हुआ, रेडिस चल रहा है। सिनाई डेजर्ट, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है जी, ये दिस इज इन द, जी बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, वादी सीना जिसको आप कहते हैं, तूर जिसके अंदर, कोहे तूर जिसके अंदर मौजूद है। सिनाई डेजर्ट जो है दैट इज बिटवीन एंड द नॉर्थ ऑफ इजिप्ट। ठीक है जी। और ये ऊपर जाके लिंक करता है इजराइल और उस सारे एरिया के साथ। जी, इजिप्ट इजराइल, एक्सीलेंट, शाबाश, अच्छी ज्योग्राफी आपकी। अच्छा, सो ड्रॉट्स के अंदर होता क्या है भाई, जब पौधे नहीं होंगे, जब पानी पीने का नहीं होगा, तो ड्रॉट यानी डेजर्ट्स में रहने वाले लोगों की मेन एक्टिविटी क्या होती है? डेजर्ट में रहने वाले लोगों की मेन एक्टिविटी है कि वो कैटल ग्रेजिंग करते हैं या कोई फसल उगाते हैं। कैटल ग्रेजिंग, जब सब्जा नहीं होगा तो उनको वहां से मतलब चारा नहीं मिलेगा, जानवर भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा, इंसान मरना शुरू हो जाएंगे। ड्रॉट प्रोन एरियाज में इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे जाने की वजह से बाइंग कैपेसिटी नीचे आ जाती है। अब बाइंग कैपेसिटी नीचे आएगी, फूड क्राइसिस जनरेट हो चुका, मैल न्यूट्रिशन होगी, अंडरफेड होंगे बच्चे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है जी। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ने की वजह से, ठीक है जी, क्या सिचुएशन, जैसे आप थर में देखें बच्चों के मरने की तादाद बहुत ज्यादा है, अमवात बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हर साल 150-200 बच्चा जो है वो दुनिया से चला जाता है। आप सहारा में रहने वाले बच्चों की पिक्चर्स देखें, आप परेशान हो जाएंगे, वो हड्डियों के पिंजर ही हैं बेचारे। ठीक है जी, स्केलेटन ही है, सिर्फ नजर आता है, वो इंसान लगते ही नहीं। ठीक है। अच्छा, ये सिचुएशन है, मैल न्यूट्रिशन है। अच्छा, ये डेवलप होती, पीने का साफ पानी नहीं, जहां से जानवर वहीं से इंसान पी रहे होते हैं। ठीक है जी। पॉन्ड्स होते हैं, जोहड़ होते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हो भी जाए तो वो जो पॉन्ड्स होते हैं वो भर जाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता कि कुछ स्कैसिटी दूर हो जाए उससे, या इतना पानी अवेलेबल हो जाए कि वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या एग्रेरियन एक्टिविटी कर सकें। अच्छा, माइग्रेशन आती है, फिर वहां से लोग माइग्रेट करना शुरू करते हैं। वो टेम्परेरी सीजनल ड्रॉट वाले एरिया से टेम्परेरी माइग्रेशन होती है, परमानेंट ड्रॉट वाले एरिया से परमानेंट माइग्रेशन हो सकती है। लोग वहां से माइग्रेट करते हैं, बहुत सारे बेचारे अपनी जमीन के साथ जुड़े रहते हैं, वो उन हालात के साथ अपने कहते हैं हम अपने घर, गरीब लोग हैं, वो इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ट्रेवल करें, कहीं से उठ के वहां से चले जाएं। ठीक है, वो सारी जिंदगी फिर वहीं पे जो मिल रहा होता है वही खा के उसी पे गुजारा कर रहे होते हैं। उनके लोग फिर यंग लॉट्स जो होती हैं वो फिर वहां से निकलते हैं, वो बाहर निकला के मजदूरी और वो सारा कुछ, यानी माइग्रेशन बड़ा इफेक्ट आता है फिर उस एरिया में। अच्छा, उसके बाद डिजीजेज आती हैं। ठीक है जी,
ये सिचुएशन और पूरी डेमोग्राफी और उस एरिया का कल्चर जो है वो ओवरऑल इफेक्ट होता है। अच्छा, अब इन तमाम मसाइल का हल क्या है, कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, पहले भी हमने डिस्कस किया, अभी दोबारा वाटर स्टोरेज बनाना पड़ेगा। बेहतरीन हल क्या है कि ड्रॉट प्रोन एरियाज को आप पानी की सप्लाई दें। मैंने पीछे हल बताया कि वाटर डाइवर्जन करनी पड़ेंगी, यानी पेव्ड पक्की कैनाल्स देनी पड़ेंगी जो उन एरियाज तक जाए, और आगे स्मॉल डैम्स बनाने पड़ेंगे जो पानी को स्टोर करें, और फिर उन लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा रिगार्डिंग मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, वो पानी वेस्ट नहीं करें। सऊदी अरेबिया गंदम एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं करता। इसी तरह से दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने अपने डेजर्ट्स को ग्रीन कर दिया हुआ। चाइना इस पे काम कर रहा है, इंडिया इस पे काम कर रहा है। इधर आपका थर और उधर इंडिया का राजस्थान, ठीक है जी। राजस्थान में ऑलिव ग्रोथ के ऊपर उन्होंने काम किया, जैतून के ऊपर। वो ऐसे पौधों पे फिर दुनिया काम करती है जो कम पानी पे जिंदा रह सकते हैं। इंडिया दूसरा या तीसरा बड़ा ऑलिव ऑयल का एक्सपोर्टर है इस वक्त। पाकिस्तान में भी ये प्रोजेक्ट था, लेकिन हमारी सोच ही बड़ी अच्छी है, हम जो सोचते हैं वो करते नहीं। फिर वो वहां से प्रोजेक्ट था थर का और थल का, लेकिन वो ऑलिव ऑयल के जो सारे ऑलिव के जो बागात हैं वो लगे चकवाल में हुए, ठीक है जी, जो ऑलरेडी लश ग्रीन एरिया। ठीक है, ये नहीं मसला वहां क्यों लगे हुए, वहां पे भी लग जाने चाहिए, लेकिन थर या थल या डेजर्ट के जो आपके रीजन थे जिनको आपने डेवलप करना था वो एज इट इज पड़े हुए। पानी की सप्लाई फ्रेश वाटर की देंगे तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी चलेगी लोगों को, और पानी की सप्लाई देने के मेथड्स में आपसे डिस्कस, पाइपलाइंस के थ्रू दिया जा सकता है, वो पीने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है जी। या फिर आपने क्या करना है, पेव्ड कैनाल्स देंगे, पक्की कैनाल, कच्ची कैनाल्स वहां पे नहीं पहुंच सकती, पानी वैसे सीप कर जाता है। सो पेव्ड कैनाल्स जो है वो बनानी पड़ेंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन एरियाज को ग्रीन करना होगा। बड़ी टेक्निक्स हैं जिनसे डेजर्ट्स में प्लांटेशन की जा सकती है। डेजर्ट्स में वो इफेक्टिव इरिगेशन के मेथड्स हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, पिचर इरिगेशन, ये कई तरह के मेथड्स हैं जिनके थ्रू पानी को सेव किया जाता है और कम इस्तेमाल से डेजर्ट्स के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट की जाती हैं। इन पे काम करने के ये परमानेंट सोल्यूशन। अगर ये नहीं है तो फिर आपने क्या करना, फिर डीप वेल्स करें। जमात दावा अल खिदमत ये बहुत काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट का भी काम है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस जो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओ वगैरह, उनका काम ज्यादा है। डीप वेल्स करके पानी निकाल के लोगों को पीने के लिए दें। वो बहुत थोड़ा पानी होता है, ज्यादा नहीं होता, उससे इरीगेशन नहीं हो सकती, पीने के लिए पानी दिया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या किया जा सकता है जनाब, लोगों को सब्सिडाइज, ये सारे मतलब चोंचले हैं, इनसे मसला हल नहीं होने वाला। आप लोगों से वैसे तो आपने लिखना है ये सब कुछ, सब्सिडाइज्ड फूड देना पड़ता है उनको, पानी की। इवन इसराइल स्टार्टेड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पैलेस्टाइन एंड नाउ दे वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जी बिल्कुल, तो पूरी दुनिया में ये हो रहा है, तो हमें भी ये करना पड़ेगा, वरना हमारे साउथ और डेजर्ट प्रोन एरियाज जो हैं, ड्रॉट प्रोन एरियाज जो हैं, वो बहुत हाई रिस्क पे हैं इस वक्त। पाकिस्तान में वाटर स्कैर्सिटी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो जो इफेक्टिव इरिगेशन के मेथड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना टाइम इस वक्त जो है ना उसका वक्त है, ये उसकी जरूरत है। अच्छा, मेडिसिन, लोगों को सब्सिडीज, बल्कि फ्री फूड, गंदम फ्री, चावल फ्री, उन लोगों के कार्ड्स बनाए, उनको राशन दें, ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मेल न्यूट्रिशन और इंसानों की जानों को एटलीस्ट बचाया जा सके उन रीजन्स के अंदर। आर्टिफिशियल रेन कभी कभार करवाई जा सकती है, लेकिन वो कंटिन्यूसली और मुस्तकिल नहीं करवाई जा सकती। इज इट ओके? अच्छा जी, एवलांच, नहीं देखें, ड्रॉट्स जो हैं नेचुरली होते हैं,
लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपने डेवलप कर दी हुई हैं जिनकी वजह से ड्रॉट्स इस वक्त बनते हैं, मसलन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे एरियाज जो हैं वो अंडर थ्रेट है कि उनका पानी देखें, जब ग्लेशियल मेल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एट फास्ट रेट होगी, ज्यादा होगी, पानी वहां से निकल जाएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होकर डिप्लीट कर जाएंगे, तो जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर यही दरिया जिनमें आज बहुत पानी आ रहा है इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगला स्टेप क्या होगा, ड्रॉट्स, खुश्क हो जाएंगे। सो बेसिकली कॉज नेचुरल भी है और एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी है। यूं समझें कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ और सिर्फ इंसानों की वजह से नहीं है, उसके नेचुरल रीजंस भी हैं, बट एट द सेम टाइम उसकी रेट को फास्ट करने में इंसानों का बहुत बड़ा किरदार है। आपने कैटलिस्ट के तौर पे काम किया है, आपने फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके उस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दिया, वो बहुत तेजी से अब बढ़ रहा है, अदरवाइज इतनी तेज ये शायद तब्दीली ना आती। तो दोनों चीजें डिस्कस करें, ठीक है। ओके मोहम्मद अहमद, अच्छा जी। एवलांच क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से डाउन द स्लोप मूवमेंट ऑफ ग्लेशिएटेड मटेरियल, स्नो या आइस स्लैब्स, इनका डाउन द स्लोप मूव करना, ये एवलांच कहलाता है। अच्छा, देखिए एक बैलेंस होता है, नॉर्दर्न एरियाज में स्नोफॉल होती है, गर्मियों में मेल्टिंग शुरू हो जाती है, फिर स्नो ऐड होती है, फिर मेल्टिंग होती है, बचे हुए एक ही दफा नहीं पड़ेगी हुई, हर साल ऐड होती। अब जब मैं बार बार ये कहता हूं ना कि फास्ट रेट पे मेल्टिंग होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये बैलेंस आउट हो जाएगा। आपके ग्लेशियर जब मेल्ट ज्यादा हो रहे हैं, ऐड कम हो रहे हैं, आहिस्ता 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 5, 10, 15 साल के अंदर अंदर ये डिप्लीट हो जाए। भूटान 50% डिप्लीट हो गया आपकी इतला क्लियर से। अच्छा, सो कहने का मकसद ये है कि अगर इस तेजी के साथ ये चीजें डिप्लीट होती हैं तो आगे फ्यूचर आप अपना खुद सोच सकते हैं। चलें, स्नो जो ऐड होती है ग्लेशियर्स के ऊपर, वो स्नो कंपैक्ट होके आइस में कन्वर्ट होती है, मेल्ट होके रिफ्रीज होती है जब वजन बढ़ता है। सो आइस हार्ड फॉर्म ऑफ, यानी सॉलिड फॉर्म ऑफ, समझ लें कि कंपैक्ट फॉर्म ऑफ स्नो है, लेकिन स्नो लूज फ्लेक्स की सूरत में मौजूद होती है। तो आप जब हिली एरियाज में जाते हैं तो स्नो के गोले मार रहे होते हैं एक दूसरे को, किसी दिन आइस के ट्राई करें, ठीक है, तो आप ज्यादा इंजॉय करेंगे, तबीयत भी साफ हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, समटाइम्स सिर्फ ये स्नो जो पड़ी होती है स्लोप के ऊपर 2 मीटर 3 मीटर थिक जो होती है, ये डाउन द स्लोप मूव कर जाती है। कॉजेस क्या हो बाद में देखें, कोई चीज ट्रिगर करवाती है इसको। अगर आप टाइप्स पूछें एवलांच की तो दो मेजर टाइप्स हैं, स्नो एवलांच और आइस या स्लैब एवलांच इसको हम बोलते हैं। अगर टुकड़े आइस के टूटे, नीचे गिरे, फिर टूटे, अगले को तोड़े, अगले को तोड़े, ब्लॉक्स नीचे गिर के नीचे की तरफ मूव करें, ये बड़ी डेंजरस होती है, तो उसको आप स्लैब एवलांच बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद एक और होती है, वैसे तो ये दो इनफ है टाइप्स, वेट एवलांच भी कहते हैं उसको, जिसमें पानी का जो है वो आंसर काफी शामिल होता है, ठीक है जी। वाटर की अमाउंट भी उसके अंदर मौजूद होती है, वो वेट एवलांच कहलाती है, उसमें स्नो भी हो सकती है, स्लैब भी हो सकती है। अच्छा, 12 बेसिक दो टाइप्स है, स्नो एवलांच और स्लैब एवलांच। अच्छा, एक तो ड्यू टू ग्रेविटी,
ठीक हो गया जी। अच्छा, अब उसकी कॉजेज क्या हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। एवलांच या स्नो का नीचे मूव करना, स्लैब का आइस का टूट के नीचे आना, इसके पीछे अर्थक्वेक हो सकता है। तो अर्थक्वेक आएगा तो ये काम शुरू हो सकता है। इसके पीछे वोल्केनिज्म हो सकता है, ये मूवमेंट शुरू हो सकती है। इसके पीछे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो सकती है। इसके पीछे ब्लास्टिंग हो सकती है, ब्लास्ट कर, ठीक है जी। इसके पीछे कोई मीटियोराइट हो सकता है, कोई मीटियोराइट आके हिट करे, ठीक हो गया। इसके अलावा इवन कहते हैं कि अ बर्ड, कोई ब्लॉक है वो टूटा हुआ है, बस अड़ा हुआ है और थ्रेशोल्ड पे पहुंचा हुआ है, ठीक है जी। तो उसके ऊपर अगर कोई परिंदा भी आके बैठेगा तो वो नीचे गिरेगा और वो भी ट्रिगर करवा सकता है एक पूरी एवलांच, ठीक है जी। सनी देओल भी हो सकता है। सर मीटियोराइट तो बहुत रेयरली हिट, जी जी रेयरली हिट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक्सेसिव मेल्टिंग ये काम करवा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा ड्रिलिंग एक्टिविटीज, साइंटिस्ट जो इन्वायरमेंटलिस्ट जाते हैं वो आइस कोर्स ले रहे होते हैं, ठीक हो गया। सो 2011 में हसान कह रहा है जी पश्तो फिल्म्स के सॉन्ग्स जो हैं उनसे भी सुनामी अपना एवलांच आ सकती है, कुछ खुदा करो, बाज आ जाओ। अच्छा जी, एवलांच जब आती है तो उसकी सूरत में नुकसान क्या है कि मोस्टली तो वहां पे कोई डिवेलिंग्स नहीं होती, लोग नहीं होते, लेकिन मिलिट्री की वहां पे अटैचमेंट्स होती हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होती हैं। आई हैव हर्ड दैट साउंड वेव्स आल्सो कॉज इट, जी कैन कॉज इट, थ्रेशोल्ड पे अगर पहुंचा हो तो बिल्कुल। सो यूं समझें 2011 में ग्यारी सेक्टर के अंदर एवलांच आया था जिसमें 200 प्लस पाकिस्तानी सोल्जर उसके नीचे दब गए, ठीक है जी। सो इसलिए ये बहुत डेंजरस होता है, कोई पहले से प्रिडिक्शन नहीं होती। स्टैटिस्टिक्स मेंटेन की जाती है कि कौन सा एरिया है, कहां पे ग्लेशियर्स फ्रैक्चर्ड है, किन एरियाज में एवलांचेस ज्यादा आती हैं, फिर उन एरियाज के बारे में आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं कि इन एरियाज को अवॉइड करें। जो कोपैमा होते हैं, ठीक है जी, जो लोग जा रहे होते हैं माउंटेनियस रीजन्स के अंदर, ग्लेशिएटेड रीजन्स के अंदर, उनको बकायदा फिर रोका जाता है कि आप इस एरिया में आगे ट्रेवल नहीं करें, यहाँ पे एवलांचेस होती हैं, ठीक है जी। और ये सारा कुछ फिर एक स्टैटिस्टिक्स मेंटेन की जाती है एवलांचेस से। जी, एवलांचेस जब चलती हैं 2011 में ग्यारी सेक्टर के अंदर एवलांच आई थी और ये सियाचिन के अंदर मौजूद है, और पाकिस्तान के 225 या पता नहीं कितने 200 प्लस 12 सोल्जर्स थे जो उसके नीचे दब गए थे। सोबियनवास, इज इट ओके जी। अच्छा, एवलांचेस से बचने के लिए उन एरियाज को अवॉइड किया जाता है,
शदीद गर्मी के मौसम में बिल्कुल नहीं वहां जाया जाता, मेल्टिंग ज्यादा होती है। तो आर्मी ने अगर मूव करना हो तो उन्होंने फिर इससे बचने के लिए, एवलांचेस से बचने के लिए क्या किया होता है, स्टैटिस्टिक्स एक तो मेंटेन की होती है, मैप्स होते हैं, उनको पता होता है कि किन एरियाज में ज्यादातर एवलांचेस जो है वो जनरेट होती हैं, और इग्लूज उन्होंने अपने बनाए होते हैं। अब तो इस तरह के डेवलप्ड हैं, वो मेटल्स के बने हुए घर हैं जिनके अंदर अगर वो दब भी जाएं तो काफी दिनों तक वो उसमें सरवाइव कर सकते हैं, और बाद में अगर डिगिंग करके उनको सॉर्ट आउट करके निकाला जा सकता है। ठीक हो गया। कोई बड़ी प्रिवेंटिव मेजर सिवाय इसके कि आप उन एरियाज को अवॉइड करें, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ना ही ये कोई ऐसे एरियाज हैं, ये कोई अर्बन रीजन का डिजास्टर नहीं है, ये कम लोग इससे इफेक्ट होते हैं। वैसे टोपोग्राफी चेंज होती है, हिली एरियाज के अंदर दरख्त काफी इसकी वजह से टूटते हैं, वैलीज के अंदर आके ये डेवलप डंप होती है, मतलब कि इससे जब ये स्लैब्स की सूरत में नीचे आके वैलीज में गिरती हैं तो अगर घर वगैरह हो खुदा न खास्ता नीचे, तो वो दब सकते हैं, वो नुकसान हो सकते हैं। वही बातें हैं जो सारी हमने पीछे की। ओके। एवलांच के बाद है वाइल्ड फायर। दो मिनट का रेस्ट दें मुझे, मुझे कुछ एक कॉल कर लेने दें। बच्चे म्यूट करें जरा।
ओके जी, वेलकम बैक। वाइल्ड फायर, फायर से मुराद है प्रोसेस ऑफ कंबशन जिसमें ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीन चीजें रिक्वायर्ड होती। इसको हम फायर ट्रायंगल भी बोलते हैं। अगर इन तीनों में से किसी एक को आप रिमूव कर दें तो फायर ट्रायंगल ब्रेक हो जाएगी, यानी कंबस्टन का ये प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। आवाज आ रही सब लोगों को? ओके, अच्छा। तो फायर को दो हिस्सों में फिर इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक तो अर्बन या डोमेस्टिक फायर है और दूसरी है वाइल्ड फायर। वैसे फायर की कैटेगरीज हैं ए, बी, सी, डी, और अमेरिकन ने, ये ब्रिटिशर ने इसको ए, बी, सी, डी में रखा हुआ। अमेरिकन इसको ई और के पे भी लेके गए। ए से मुराद है सॉलिड्स को लगने वाली आग, लिक्विड्स, गैसेस। डी सॉलिड्स बट ओनली मेटल्स। अमेरिकन कहते हैं ई से मुराद है इलेक्ट्रिक फायर, और के से मुराद है किचन फायर, जिसमें सबसे ज्यादा फायर होती है और लोग मरते हैं। क्या रिपीट करूं? वाइल्ड फायर, फायर से मुराद है कि फायर जो है वो बेसिकली क्या है, एक कंबस्शन का प्रोसेस है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में, हीट की मौजूदगी में फ्यूल जब बर्न होता है उसको आप क्या कहते हैं? फायर। फायर ट्रायंगल में तीन चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। इन तीनों में से किसी एक चीज को भी रिमूव कर देंगे तो आग बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक हो गया? फ्यूल रिमूव कर दें, हीट रिमूव कर दें, ऑक्सीजन रिमूव कर दें, तो आग आप खत्म कर दिया आपने, एक्सटिंग्विश कर दिया, बुझा दिया उसको। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि फायर को इस तरह कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, सो फायर की कैटेगरीज देखते हुए फिर इसके अगेंस्ट जो आपके पास मौजूद होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में आपके पास वाटर हो सकता है, सैंड हो सकती है, ये जो आग बुझाने के लिए चीजें इस्तेमाल होती है, CO2 हो सकती है। इसके अलावा ये जिस तरह शेविंग फोम होता है, इस तरह फोम होता है, झाग, वो इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा फायर ब्लैंकेट होता है, छोटे लेवल पे अगर कहीं आग लगी उसके ऊपर वो ब्लैंकेट डाल। DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, ये होता है। ठीक हो गया? ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, किस किस्म की आग है उस हिसाब से एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा। मसलन अगर इलेक्ट्रिक फायर है तो इलेक्ट्रिक फायर के ऊपर आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर को आग लगी और आप घर से निकले, लोहे की बाल्टी आपने पकड़ी हो, पानी से भर के उसको फेंकें ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो जिस पोजीशन में, जिस स्टाइल में वो जाके टच करेगी ट्रांसफार्मर को, और जिस हालत में आप खड़े होंगे, जैसे हैं वैसे की बुनियाद पे आप बारबेक्यू हो जाएंगे। ठीक है? तो बड़ा फिट किस्म का जनाब आपका बारबेक्यू।
ठीक हो गया। सो टॉम एंड जेरी वाले शॉक्स याद आ गए, बस बस वही लगेंगे फिर। ठीक है जी। द रीसेंट ऑस्ट्रेलियन बुश, जी जी उस पे भी आ रहा है, मैं उधर नहीं गया, वाइल्ड फायर पे नहीं गया। ये सारी जितनी किस्में हैं ये अर्बन फायर में डील होती है। किसी फैक्ट्री में आग लग जाए, किसी घर में आग लग जाए, किसी कंफाइंड स्पेस में आग लग जाए, किसी जगह पे, ये सारी वो है। इनको बुझाने के लिए उसको भी यही इस्तेमाल होती है, लेकिन मेथड और होते हैं, वो बहुत बड़े स्केल की आग। वाइल्ड फायर अमूमन जिसको आप मतलब ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, यानी वो डिपेंड करता है फिर वहां पे वेजिटेशन किस तरह की। ठीक है जी, उस हिसाब डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर फॉर्मूला क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा, वाइल्ड फायर यूं समझें कि जिस तरह की अगर बुश है वहां पे जड़ी बूटियां वीड्स हैं तो उस हिसाब से नाम दे दिया जाता है, लेकिन है ये सारी जंगल को लगने वाली आग। ठीक है जी। अच्छा, वाइल्ड फायर जो होती है ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है इन अ सेंस कि इसका एक्सपेंस बहुत बड़ा होता है, लाखों एकड़ के ऊपर होती है। इस वक्त जो कैलिफोर्निया में स्टार्ट है अमेरिका में, पता नहीं 5 के 6 लाख एकड़ के ऊपर है। आप ये कहें कि मैं फोम का टैंक ले आऊं और उससे इसको बुझा लूं, अल्लाह का हुक्म। ठीक है जी, आप ये कहें जी मैं इसके ऊपर फायर ब्लैंकेट फेंक लूं, डीसीपी कितने को सिलेंडर डीसीपी के लेकर, ये रेड कलर के सिलेंडर जो होते हैं घरों के अंदर या ऑफिस के अंदर जो पड़े होते हैं या फैक्ट्रीज में पड़े होते हैं, इनमें या CO2 होती है या डीसीपी होता है। सैंड, CO2, ये कितना को इस्तेमाल आप करेंगे? बच्चे 1 मिनट म्यूट कीजिएगा। हेलो। अच्छा जी, स्टार्ट करें। दे अहमद शाह, जिस बॉल की आप बात कर रहे हैं ना, वो फायर ग्रेनेड्स होते हैं। वो यूं समझें कि उसमें ये होता है कि वो इमीडिएटली उस एरिया में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करता है, और सफोकेशन होती है, ऑक्सीजन खत्म होती है तो कंबस्शन रुक जाती है, जिस बॉल की आप बात कर रहे हैं। अब मसला ये है कि वो सिर्फ यूज हो सकता है कंफाइंड स्पेस के ऊपर, किसी टनल में, किसी ड्रम में, किसी कमरे में। ठीक है जी, लेकिन ओपन एयर में कितनी को ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा वो? कांट वी सेट फायर अराउंड अ वाइल्ड फायर टू यूज ऑक्सीजन एंड कंट्रोल इट? तेरी खैर हो जाए। अच्छा, लगाते हैं, जब भी आग देखते हैं कैसे कंट्रोल की जाती है, कहां तक हम कामयाब होते हैं, कहां पे हम नहीं होते। शाबाश। ठीक है जी। अच्छा, नहीं ये मेथड ठीक है। हसान दानियाल ठीक बात कर रहा है, ये मेथड यूज होता है। ठीक है जी। इसको मतलब कि फ्यूल को हम पहले बर्न कर देते हैं आग के वहां पहुंचने से पहले, कंट्रोल्ड बर्निंग होती है। सर, इफ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर ब्लास्ट इट विल कूल डाउन। कह रहे हैं दुनिया उड़ाने के चक्कर में, तो आग बुझाने के चक्कर में सर, इर्द गिर्द एरिया में फैलेगी नहीं। और बच्चे बताता हूँ ना, अभी उधर जाने तो वाइल्ड फायर तो फिर सिर्फ दुआ से ही कंट्रोल होती होगी। हाँ जी, दुआ भी करनी पड़ती है और कुछ काम भी करने पड़ते हैं, और वो किए जाते हैं फिर ही कंट्रोल। अच्छा, वाइल्ड फायर वो वाली आग है जो जंगलों को लगती है, हमारा टॉपिक ये है। अच्छा, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो ये बताएं। जंगल में आग लगने की रीजन,
कोई बॉनफायर आपने किया है, कैंपिंग की है, वहां पे आग बुझाना भूल गए, उससे आग लग सकती है। सिगरेट फेंका, आग लग सकती है। जानबूझ के किसी ने लगा दी, उससे लग सकती है। लाइटनिंग हुई, आसमानी बिजली से आग लग सकती है। ठीक है, वोल्केनिज्म हुआ, आग लग सकती है। अगर उस एरिया में लैंडस्लाइडिंग हुई या पत्थर आपस में रोल कर रहे हैं फ्रिक्शन से, ड्राई मटेरियल अगर पड़ा हुआ, उससे आग भड़क सकती है, आग लग सकती है। ठीक हो गया। कोई ब्लास्ट हुआ, ठीक है जी। एंथ्रोपोजन यानी ज्यादातर मैनमेड रीजंस हो सकती हैं उसकी वजह से, और बाकी एक्सेसिव ड्राइनेस और हीट की वजह से आग हो सकती है। यू वर टेलिंग वेयर विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विश कुड बी यूज। हाँ, ठीक है। तो इधर आए जरा। ये कॉजेज हो सकते हैं। वाइल्ड फायर हो गई दुनिया में, अभी पिछले साल से 2020 तबाही का साल है भाई। बुश फायर हुई ऑस्ट्रेलिया में, आपकी इतला के लिए अर्ज है, 500 मिलियन के करीब जानवर मरे। ओके हो गया। आगे चलें। इस वक्त कैलिफोर्निया में चल रही, पाकिस्तान में ये मार्गला हिल्स पे होती, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा सफर करते हैं इससे। इसके फायदे भी हैं वैसे, बहुत सारी नई स्पीशीज उगती हैं, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिनको वाइल्ड फायर चाहिए होती है उगने के लिए। ठीक है जी। फायर क्रैकर का फायर इन यूएसए, ठीक हो गया। अच्छा, सो कहने का मकसद ये है कि लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं। अच्छा, वाइल्ड फायर होती है मैसिव स्केल पे, साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं वो सुने। मैसिव स्केल पे एयर पोल्यूशन, उस एरिया से वेजिटेशन रिमूव हो जाती, सॉइल का अपर फर्टाइल पैन बर्न हो जाता है, सॉइल हार्ड हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद क्या काम होता है कि उस जगह का इकोसिस्टम चेंज होता है, जानवर माइग्रेट कर जाते। ठीक हो गया। अच्छा, जानवर जब वहां से माइग्रेट कर जाते हैं तो अगला स्टेप क्या आता है कि उस एरिया का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका होता है इस हीट की वजह से। नए दरख्त उगाने में बहुत टाइम लगता है, इकोनॉमिक लॉस मैक्सिमम होता है, बहुत बड़े स्केल पे होता है। लाइफ लॉसेस होते हैं, जाने जाती हैं, लाइफ स्टॉक या जितनी भी आपकी वाइल्ड लाइफ है वो इफेक्ट होती। और ओवरऑल इस वक्त ये एक बहुत बुरा इम्पैक्ट है ओवरऑल इन्वायरमेंट के ऊपर। आपका जो इन्वायरमेंट है वो ऑलरेडी हम जो है दरख्तों की कमी की वजह से फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो इससे लाखों एकड़ अगर मजीद जल जाएंगे तो सोचो क्या बनेगा। वाइल्ड फायर को रोकने के लिए क्या किया जाता है, मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज की जाती है। पानी स्प्रिंकल किया जाता है, ठीक है जी। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो स्पेसिफिक इसी काम के लिए होते हैं, छोटा हेलीकॉप्टर नहीं होता। उनके अंदर कैन वी यूज मैसिव फ्लड टू स्टॉप वाइल्ड फायर। खुदा, एक डिजास्टर से जान छुड़वाते हो दूसरा बना देते। अच्छा, तो सुनते जाएं जरा। वाटर स्प्रिंकल किया जाता है हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, एक काम। दूसरा काम हम क्या करते हैं, विंड डायरेक्शन, ये जिधर विंड डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में ये मूव करती है, और विंड डायरेक्शन चेंज करती रहती है, ये भी चेंज होती रहती है। एक मुसीबत, विंड डायरेक्शन अगर तेज होगी तो ये भी फास्ट होगी। वाइल्ड फायर ब्रांच टू ब्रांच मूव करती, ब्रांच टू ब्रांच, ये स्टेम टू स्टेम नहीं चल रही। लेकिन अगर बुश फायर है तो वो स्टेम टू स्टेम, वो तो बुशेस आपस में ये जुड़ी होती है सारी, उससे मूव कर। लेकिन अगर ट्रीज है तो वो ब्रांच टू ब्रांच मूव कर रही होती है। सो एक काम ये किया जाता है, ब्रांच आउट किया जाता है। एरियल यानी हेलीकॉप्टर्स के नीचे 100 लगे होते हैं, आरे लगे होते हैं, वो चल रहे होते हैं। बारिश बेटा करवाई जाती है, आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है, लेकिन इतने बड़े एरिया को आर्टिफिशियल रेन काउंटर नहीं करती, स्मॉलर रीजन्स के ऊपर करवाई जा सकती। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है, पानी स्प्रिंकल किया जाता है, उससे भी नहीं ये बुझती। ठीक हो गया। उसके बाद ब्रांच आउट किया जाता है, वो हेलीकॉप्टर चलता है, वो आगे से काटता जाता है। पर्पज ये होता है कि अगर इधर आग पहुंचेगी
तो फिर उसको आगे से शाखें नहीं मिलेंगी, वहां पे रुक जाएगी। लेकिन ये भी हर दफा काम नहीं करता। मुसीबत क्या होती है कि वो ब्रांचेस जब नीचे गिरती हैं तो वो नीचे पड़ी होती हैं, वो वहां से कोई रिमूव थोड़ी होती, तो उनको रिमूव करने के लिए बहुत बड़ी वर्कफोर्स चाहिए होती है, वो अवेलेबल नहीं होती, इतने लोगों को उस आग में झोंका नहीं जा सकता। ठीक है। सो सम टाइम इट वर्क्स, सम टाइम इट डजंट। ठीक है, डिपेंड्स के डेंसिटी ऑफ ट्रीज क्या है, उस लिहाज से ये भी का बाज़ औक़ात काम करता है, कभी नहीं करता। फिर आप क्या करते हैं, आप उसको आग को रोकने के लिए कोई नदी नाला आप एक तरफ सिर्फ पानी फेंकते रहते हैं ताकि वो दूसरी तरफ जाए, एक तरफ उसकी साइड कवर करने की कोशिश करते हैं, और आपको पता होता है कि आगे जाके इसने रुकना ही रुकना है। आगे कोई माउंटेन है, या आगे जाके कोई नदी है, आगे जाके कोई वाटर चैनल है, या आगे जाके दरख्तों का कोई गैप है बहुत बड़ा, कोई रोड है या कुछ भी है, तो उस तरफ ही इसको मूव करवाएं। मेन जो ट्रीज की आगे चेन होती है उससे रोकने के लिए सिर्फ एक तरफ पानी फेंका जाता है, यानी कार्डन ऑफ किया जाता है इसको। बारिश की दुआ की जाती है। इस बार ऑस्ट्रेलिया वाली भी बारिश से खत्म हुई। आई गेस वी कैन डाइवर्ट देम लाइक कोई नदी हो उस तरफ। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है जी। नहीं बच्चे, उस तरह से नहीं इस्तेमाल हो सकती, ये ओपन एयर होती है, इसमें वो चीजें कारगर साबित नहीं होती। ये तमाम जो फ्रीजिंग गैसेस और ये वो सारी चीजें होती हैं, ये कंफाइंड स्पेसिस के ऊपर डोमेस्टिक लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल हो सकती हैं, इतने बड़े स्केल पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसके अलावा क्या किया जाता है, इसके अलावा फिर एक फायर फाइटर्स की टीम तैयार की जाती है। ऑलरेडी टीमें तैयार होती हैं, उनके पास आरे होते हैं, यानी कि चेन सॉज होते हैं, उससे वो काटते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा उनके पास CO2 सिलेंडर होते हैं, उससे वो जितनी आग बुझा सकते हैं वो बुझाने की कोशिश करते हैं। सो ये एक कलेक्टिव एफर्ट होती है, और अगर नेचर मेहरबान हो और नेचुरल रेनफॉल हो जाए तो आपकी काफी हद तक सुनी जाती है। लेकिन ये ड्राई सीजन्स में हो रही होती है और बारिश नहीं आती। अभी कैलिफोर्निया में जो लगी हुई है वो भी हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो चुका है, और सारे का सारा आसमान उसकी वजह से सुर्ख हुआ हुआ है, अभी तक बारिश नहीं आ रही। सो बाज़ ये 10 दिन 15 दिन महीने तक भी जा सकती है, और बहुत बड़ा एरिया जो है उसको साफ कर देती है। फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि जब भी वाइल्ड फायर होती है तो उसकी सूरत में डाइवर्सिटी आती। नेक्स्ट टाइम जो प्लांट ग्रोथ होती है उसमें डाइवर्सिटी आती है, यानी नए प्लांट्स उगने के लिए जगह मुयसर होती है। ठीक है, एक नई जो है वो ग्रीनरी की एक नई स्पीशीज आप उगा सकते हैं, एक एरिया मिलता है जहां कल्टीवेशन की जा सकती है। इसको स्लैश एंड बर्न मेथड कहते हैं। साउथ अमेरिका के अंदर भी इस्तेमाल होता रहा है। बुशेस को, वीड्स को, दरख्तों को जला के एरिया खाली किया जाता है, फिर उस एरिया के ऊपर कल्टीवेशन की जाती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जाती है, और फिर उसके बाद जब उसकी नेचुरल जो कंटेंट्स खाद इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके नेचुरल कंटेंट्स जब खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उसको छोड़ के तो वहां पे प्लांटेशन करके तो अगले एरिया को दोबारा से फिर बर्न करके तो उसको अंडर कल्टीवेशन लेके आ जाता है। इसको स्लैश एंड बर्न मेथड कहते हैं। सो एक तो ये भी हो सकता है, और इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, कुछ पौधे हैं जैसे सिडार, उनके जो कोन्स होती हैं उनको तोड़ने के लिए इतनी हीट चाहिए होती है कि वो फायर की सूरत में टूटते हैं और उनके सीड्स बाहर आते हैं और उनको उगने का मौका मिलता है। सो कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनके लिए वाइल्ड फायर जो है वो जरूरी होती है ताकि वो ग्रो कर सके। ठीक है, वैसे उनके सीड्स बड़ी देर तक प्रिजर्व फॉर्म में पड़े रहते हैं, उनका जो ऊपर वाला छिलका होता है वो बहुत हार्ड होता है। अच्छा जी। सो ये दो तीन इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, अदरवाइज बाकी सारे इसके नेगेटिव हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो हैं इसके वो बहुत क्रूअल और नेगेटिव। पाकिस्तान की पॉलिसीज की जहां तक उसामा आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में इससे डील करने के लिए कोई खास पॉलिसीज नहीं है। वही जब वाइल्ड स्मॉल स्केल पे होती है पाकिस्तान में, कोई इतने बड़े स्केल पे नहीं होती, और पानी स्प्रिंकल करके ही इसको खत्म किया जाता है। ओह माय गॉड, इज इट ओके? कोई सवाल इसके ऊपर?
नहीं, नींद तो नहीं आ रही। मैं एक्चुअली यहाँ पे खड़े रहना और हर वक्त कैमरे के सामने, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। जब दो क्लासेस आती हैं तो मेरे टॉपिक होते हैं इस तरह के कि इनमें गप्पे नहीं चल सकती। इमोशनल जो टॉपिक्स होते हैं ना, गप्पे जिनमें चलती होती, उसमें आप 4 घंटे भी बोलते रहें तो आपको पता नहीं चलता। इधर थोड़ा सोच समझ के अकॉर्डिंग टू बुक बोलना पड़ता है, इसलिए बंदा खुद भी बोर होना शुरू हो जाए। स्पेशली सिडार पॉइंट रिपीट कर दें सर। मैंने बोला है कि कुछ जब मार्गला हिल्स पे लगती तो वो खुद ही बुझती है, इतना उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नहीं, स्प्रिंकल किया जाता है पानी हसान। उसामा बाबर, होल फॉरेस्ट बर्न मतलब जहां सर पढ़ाई अब बस करें, कुछ हमसे तूतियां सुन लें। सर आपके लेक्चर्स और बुक से पढ़ के शुड वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड गेट देम चेक्ड, नॉट एन इशू। बिल्कुल करें, जरूर करें और चेक करवाएं। ठीक है जी। सर हाउ वी कैन रिमूव द हीट? किसकी हीट? यू वेलकम जी। फरुख ज़ेब, अच्छा कौन सी, जो वाइल्ड फायर से हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी बात कर रहे हो? विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिमूव होती है खुद से, नेचुरली। अच्छा अच्छा, यानी कि अगर उससे मुराद होती है फायर ट्रायंगल को तोड़ने के लिए कि सोर्स ऑफ हीट रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, बाजुकात किसी जगह पे मतलब कि आग अगर लगी हुई है और नीचे कोई चूल्हा जलाया हुआ है आपने, या कोई सोर्स अगर दिया हुआ है और उससे कंबशन आप करवा रहे हैं और वो कंटिन्यूसली, कुछ सारी चीजें इस तरह बर्न नहीं होती। तो अगर उसको आप फायर को रिमूव करवा दें, हीट को रिमूव करवा दें, जो बहुत ज्यादा हीट कॉज बन रही है उस कंबस्टन के स्टार्ट होने की, अगर उस हीट को आप रोक दें तो फिर उससे वो रुक सकता है, वो प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा। अच्छा, ट्रोमोडोरो मेथड यूज किया जाए तो क्या ख्याल है? ये कौन सा है? मुझे नहीं पता इसका। हम लोकस्ट अटैक पढ़ेंगे नहीं, नूरुल हुदा हम वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लोकस्ट के ऊपर एक ही बात सुन लें कि लोकस्ट के अगेंस्ट आपके पास सिर्फ पेस्टिसाइड्स। ठीक है जी, आपने उसका स्प्रे करना है लोकस्ट से बचने के लिए। और वो प्रोएक्टिव अप्रोच है, जितना उसको जहां पे अभी वो है अगर वहीं पे आप उसको स्नब कर लेंगे तो बेहतर है, अदरवाइज वो आगे चलती जाएगी। नहीं, वो उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। लिक्विड नाइट्रोजन, अहमद शाह, यूज की जाती है। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि कंफाइंड स्पेसेस में जहाँ केमिकल्स वगैरह होते हैं वहां पे यूज की जाती है। जी मैं करूंगा, ओके ठीक है। अच्छा, अब है अल्लाह आपका भला करे, इसके बाद है साइक्लोन। वो स्टडी करते हैं, देखते हैं साइक्लोन कैसे बनता है और किस तरह तबाही हो जाती है। साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अमूमन आम सादा जुबान में समुद्री तूफान। सर आपके ख्याल में बैरूत में किसने ब्लास्ट करवाया है? तूतियां ही हैं जितनी भी छोड़ी जा सकती हैं। ठीक है जी, तो हो सकता है उनका वो केमिकल स्टोरेज हो, वाकई हो,
या कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, लेकिन अब तो तूतियां ही हैं सारी। मतलब ये तो ऐसे ही है जैसे कोई पूछे कि 9/11 किसने करवाया, तो आप तूतियां ही छोड़ेंगे। कोई कहेगा उन्होंने खुद करवाया, कोई कहेगा नहीं नहीं वाकई किया, उसामा बिन लादेन ऐसा है वैसा उसके पीछे। तो जो भी हुआ है लेकिन डेविस्टेटिंग है, उसके आने वाले इम्पैक्ट्स, उससे हम चीजें डिड्यूस करेंगे कि इसके पीछे मोटिव्स क्या थे। हमारे माइंड में भी साइक्लोन्स चल रहे हैं इस टाइम, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ के। साइक्लोन्स और हरिकेन सेम, मुस्तफा इमरान जी सेम होते हैं, बस नाम का फर्क है। साइक्लोन इंक्लूड टाइफून एंड टॉर्नेडोज बोथ। टाइफून्स भी साइक्लोन्स ही होते हैं, अमित शाह। ठीक है, साइंटिफिकली इट वाज इम्पॉसिबल 9/11। हसान अहमद टॉर्नेडो पढ़ेंगे जी, बिल्कुल पढ़ेंगे। वाओ, टॉर्नेडो बना दिया आपने, जबरदस्त। हसान अहमद, साइंटिफिकली ये इम्पॉसिबल है या इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च अगर कोई है मौजूद तो ठीक है, लेकिन ये है कि अब उसको क्या करें, क्या आप लिखेंगे? कोई चीज वसूख से नहीं आप कह सकते, ये ड्यूबियस किस्म की इंफॉर्मेशन है, बस आप राय रख सकते हैं। उसके बाद अमेरिका ने जो एक वेव लॉन्च की पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट, उससे तो यही लगता था कि इट वाज कंकॉक्टेड और ये सेल्फ था सारा कुछ। ठीक है जी, और बगैर किसी जुर्म के इराक उड़ा दिया गया, अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दी गई, बहुत सारे और मोटिव्स थे जिनके पीछे ये सारा कुछ। यूएस के नैरेटिव्स नहीं, जरूरी भी नहीं है, आप दूसरी राय दे सकते हैं, ये क्या कि काउंटर नैरेटिव जो है वो मौजूद है। ठीक है, काउंटर नैरेटिव आप लिख के कि वो मौजूद हैं बता सकते हैं। आज बहुत पढ़ लिया है। नहीं नहीं, अभी ये साइक्लोन पढ़ना है। अच्छा, साइक्लोन अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हरिकेन, टाइफून, विली विलीज और साइक्लोन ये सब एक है। इंडियन ओशन में अगर आएगा तो साइक्लोन अटलांटिक नियर यूएसए, तो हरिकेन पैसिफिक नियर जापान, तो उसको टाइफून बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के करीब अगर आएगा तो विली विलीज कहेंगे आप उसको। तो टॉपिकली पढ़ने लगे। सर, एक जहाज पेंटागन के गेट पे कैसे लगता है और लगने के बाद पूरे का पूरा जहाज पिघल गया? हाउ इट इज पॉसिबल? पता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, तूतियां ही हैं। अब हम मिलके छोड़ते हैं, आप भी छोड़ी जाए, मैं भी छोड़ी जाता हूँ। डिपेंड्स कि हम में से कोई वहां जाए और उन चीजों को देखे और उस पर कोई रिसर्च देखे तो फिर। सर, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफीज दे आर डिफरेंशिएट जी, इनके सिर्फ डिफरेंट नाम है। ठीक है जी, वैसे ये सारे साइक्लोन्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब है कि साइक्लोन, जब आप बुक पढ़ेंगे आप परेशान हो जाएंगे, और भी चीजें इधर उधर देखेंगे कि साइक्लोन जनरेट किस तरह होता है, आप परेशान हो जाएंगे। आप इस चीज को छोड़े, मैं सिंपल आपको समझाऊंगा, उसी मेथड को आपने समझ। पहली बात तो ये समझें कि ये जो अर्थ है इसका ये इक्वेटर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ठीक है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये साउथ, ये 0 डिग्री इक्वेटर।
ऊपर जाते जाएं, यहां से लेके यहां तक 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ये सारा एरिया, ये यहां से लेके यहां तक, इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। यहां से लेके यहां तक मिडिल लैटिट्यूड्स है। मार्कर आपके सारे जवाब देंगे भाई। अच्छा जी, मिडिल लैटिट्यूड्स जो हैं इनको छोड़ें, ट्रॉपिकल जितना रीजन है, जी जी थैंक यू, ये उठा लें। इक्वेटर गर्म इलाका है, ट्रॉपिक्स तक भी आपको हीट ज्यादा मिलेगी, मिडिल लैटिट्यूड्स में जाके सिचुएशन और होती। इधर सिचुएशन ये है कि विंड इस तरह से ब्लो करती, ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा ठीक है, पोलर रीजन्स के ऊपर जो हवाएं होती हैं उनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो ठंडी होती है। इक्वेटोरियल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जो हवाएं होती हैं वो ये गर्म इलाके हैं। अच्छा, अब ध्यान से जरा बात सुनिए। ट्रॉपिकल जोन्स के अंदर जब हवा वार्म अप होती है, समुद्रों के ऊपर प्रिवेलिंग विंड्स जो होती हैं, जब पानी काफी डेप्थ तक वार्म अप हो जाए, ज्यादा टर्बुलेंस ना हो, मूवमेंट ना हो, तो उसके ऊपर, उस पानी के ऊपर, समुद्रों के ऊपर जो हवा होती है वो भी गर्म होना शुरू हो जाती है। जब वो वार्म अप होगी, वो लेस डेंस होके ऊपर उठना शुरू कर देगी। अच्छा, जब वो लेस डेंस एयर ऊपर जाना शुरू करती है, ठीक है जी, तो ट्रॉपिकल सॉरी, जो पहला स्फीयर है आपके एटमॉस्फेयर का, इफ दिस इज अर्थ, तो अर्थ के ऊपर जो पहला स्फीयर है, फिर दूसरा, पहला ट्रोपोस्फियर है, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर है, मीजो, थर्मो, एक्सो। यानी ट्रोपोस्फियर के अंदर सिचुएशन ये डेवलप होती है कि ट्रोपोस्फियर के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर ड्रॉप होता है। फिर से सुनो, आप बुर्ज अल खलीफा पे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, बढ़ेगा नहीं। आप 1 किलोमीटर और ऊपर चले जाएंगे तो हवा ठंडी हो जाएगी, यानी और ऊपर जाने से टेम्परेचर ड्रॉप होगा, बढ़ता नहीं। उसकी कई रीजंस हैं। जमीन की सरफेस से हवा गर्म हुई, समंदर है नीचे, हवा जब वार्म अप होगी ऊपर उठना शुरू कर देगी, क्योंकि गर्म होने से वो, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो डेंसिटी कम हो जाएगी, लेस डेंस हो के वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। तो समुंदर का वो वाला एरिया जहां पे ये प्रोसेस हो रहा है, वहां पे हवा का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि हवा वहां से लेस डेंस होके ऊपर उठ गई। अब उस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए सराउंडिंग से, पोलर रीजन से, सराउंडिंग से, हर तरफ से ठंडी हवा, डेंस एयर, it will rush towards that center of low pressure. जब उस सेंटर ऑफ लो प्रेशर की तरफ हवा आती है, तो वहां पे आके, चूंकि अर्थ स्पिन कर रही एंटी क्लॉकवाइज, इसके ऊपर हवाएं, उनको एक खास डायरेक्शन मिलती है इसकी स्पिन की वजह से, क्रियोलिस फोर्स है जो हमने शुरू से पढ़ी। जब वो हवाएं यहां पे आती हैं, वो भी
सर्कुलेट करना शुरू कर देती अर्थ की स्पिन की वजह से। एंटी क्लॉकवाइज उनकी स्पिन होगी नॉर्दर्न एरियाज में, यानी कि इक्वेटर से ऊपर, और इक्वेटर से नीचे क्लॉकवाइज होगी। इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म है, आपका उसको छेड़ने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन बस इतना याद रखें कि जब उस लो प्रेशर एरिया के पास हाई प्रेशर वाली यानी डेंस ठंडी हवा पहुंचती है, ठीक है जी, तो वो वहां पे आके क्या करती है, स्वर्लिंग, तो घूमना शुरू कर देती, चारों तरफ से आ रही होती है। अब वो भी वार्म अप होती है, ऊपर उठती है और आती है, और ये काम चलता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। जब वो वार्म अप हो रही है तो वो समंदर की सरफेस है, और समंदर की सरफेस का मतलब है वहां वाटर बहुत ज्यादा है, यानी बुखारात हैं बहुत ज्यादा, वेपर्स है। गर्म हवा ज्यादा वेपर्स कैरी करती है एज कंपेयर टू कूल एयर। कोल्ड जो एयर होती है उसकी निस्बत वार्म एयर ज्यादा वाटर वेपर्स कैरी कर सकती है। ये भी बात क्लियर कर लें। ठंडी हवा जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी सुखड़ती जाएगी, और उसमें जो कुछ कैरी किया उसको शेड करती जाएगी। वार्म एयर वेपर्स को कैरी करके ऊपर उठती जाएगी, और ऊपर जाके वही हवा ठंडी होती जाएगी। जब वो ठंडी होगी तो क्या होगा, अब वही उसके अंदर जो वाटर वेपर्स मौजूद हैं वो उन्होंने जो हीट गेन की हुई है उसको वो खारिज करेंगे, और कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी, कंडेंस होना शुरू हो जाएगी, यानी वो वाटर वेपर्स आहिस्ता आहिस्ता फॉग में कन्वर्ट होना शुरू हो। वही फॉग क्लाउड्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो और थिक होना शुरू हो जाएंगे, नीचे से मटेरियल आ रहा है और वो और थिक हो रहा है। क्लाउड्स की एक और खूबी होती है, क्लाउड्स जब डेवलप ऊपर हो जाएं तो वो हीट को एस्केप नहीं करने देते। एक सेल्फ सस्टेनिंग हीट मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है। वो नीचे वार्म सरफेस ऑफ ओशन, और ऊपर थिक क्लाउड्स का एक कवर जो वहां से हीट को खारिज नहीं होने दे रहा, और उस कॉलम के अंदर हीट मौजूद है। जो भी ऊपर जाके बुखारात ठंडे हो रहे हैं वो अपनी हीट कहां भेज रहे हैं, वो हीट वापस उन्होंने जो एक हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो होती है, यानी वो खारिज करेंगे। यानी वही क्लाउड्स ऊपर से हीट खारिज कर रहे होते हैं, नीचे से सरफेस वार्म होती है, तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जनरेट होता है जिसमें से हीट निकलती नहीं आसानी से, और हवा आती है वो भी गर्म होकर ऊपर आती जाती है, फिर वो हीट खारिज कर देती है। ये एक सिस्टम चलता है, ऊपर एक थिक क्लाउड्स बन जाते हैं। अब ऊपर क्लाउड्स ठंडे हैं, ठीक है जी, नीचे से वो हीट प्रिवेल कर रही है और हवा आ रही है, और ये सिस्टम चलता जा रहा है। और जब वो हवा उस सेंटर पे आती है, स्वर्लिंग स्टार्ट करती है, तो एट द सेम टाइम क्या स्टार्ट होता है, वो पानी भी घूमना शुरू कर देता है, उसकी भी स्वर्लिंग स्टार्ट होती है, एक चक्की बनना शुरू होती है, भंवर बनना शुरू होता है। उसके सेंटर में एक कोन डेवलप होती है, उसको आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं, यानी सेंट्रल कोन जिसको आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। उसके अंदर अगर आप देखें तो आप बॉटम ऑफ द ओशन भी देख सकते हैं। जिस तरह आप पतीली में पानी लें और उसको घुमाना शुरू कर दें तो उसके सेंटर में आपको एक कोन डेवलप हुई नजर आएगी, ठीक है जी। अब उस कोन के पास पास पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जैसे उस कोन से आप दूर जाते जाएं तो उसकी स्पीड स्लो होती जाती है, और इसका एरिया 500 किलोमीटर तक हो सकता है। ये छोटा फिनोमिना नहीं, इतना बड़ा डायमीटर हो सकता है, इससे भी बढ़ सकता है। फिर ये तेज हवा, वेव्स, ठीक है जी, और ऊपर से फिर आहिस्ता आहिस्ता अब ये सिस्टम डिसिपेट तब होगा जब बारिश होना शुरू होगी, जब थंडर्स उसके अंदर जनरेट होना शुरू हो गए। नीचे से जो वार्म एयर है वो ज्यादा हो जाएगी, ऊपर कोल्ड एयर जो है वो बैरियर बना लेगी। अब वार्म एयर ज्यादा ऊपर जाना जब शुरू करती है तो उस वक्त जब कोल्ड और वार्म एयर आपस में उनकी फ्रिक्शन स्टार्ट होती है और फ्रंट्स जो है वो मूव करना शुरू करते हैं। ये एक पूरी डिफरेंट वार्म एंड कोल्ड एयर फ्रंट्स की एक साइंस है पूरी ज्योग्राफी के अंदर। बहरहाल वार्म एयर फ्रंट और कोल्ड एयर फ्रंट जब वर्टिकली आपस में कोलाइड करते हैं तो थंडरिंग शुरू हो जाती है, लाइटनिंग शुरू हो जाती है, उससे हीट फिर खारिज होना शुरू होती है। अच्छा, एक तो ये काम, और एक्सेसिव रेनफॉल जब हो जाता है
तो उससे वो क्लाउड्स डिसिपेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उस हीट को वहां से निकलने का मौका मिलता है और ये आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम डिसिपेट होता है। अदरवाइज ये सिस्टम हफ्ता 2 हफ्ते तक भी स्टे कर सकता है। ठीक है जी। फिर ये वेव्स, तेज हवाएं, और ये जाके हिट करती हैं कोस्टल एरियाज को, और कोस्टल एरियाज के अंदर मौजूद जो इलाके होते हैं वहां पे तबाही मचा, दरख्त उखड़ जाते हैं, खंभे टूट जाते हैं, पोल्स उखड़ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस टूट जाती हैं, आम छतें जो होती हैं टिन की या दूसरी लकड़ी की वो उड़ जाती हैं। ठीक है जी, ये कॉमन। और फ्लडिंग होती है। ठीक है जी, एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से भी हो सकती है। वो जो वेव्स होती हैं दे कैन रश टुवर्ड्स कोस्टल एरियाज। ठीक है जी। और थंडरिंग होती है इसके साथ। तो इस सूरत हाल में मैसिव स्केल पे डैमेज जो है वो कोस्टल एरियाज को होता है। इनके नाम रखने का जो मेथड है वो जो मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक मेथड बनाया हुआ था कि मेल और फीमेल ऑल्टरनेट नेमिंग इनको दी जाती है। मसलन अमेरिका में बहुत ज्यादा आते हैं इनके नाम, आपने सुने होंगे, कैटरीना, सैंडी। ठीक है जी। कुछ 6 साल तक फीमेल नाम दिए जाते हैं, फिर अगले 6 साल तक मेल नाम दिए जाते हैं। इस तरह करके एक तरतीब है जिसको वो अडॉप्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर की, इनको नाम देने की। पहले से फोरकास्ट मौजूद होती है, हमें पता होता है कि लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है। ठीक है जी। और उस लो प्रेशर एरिया के डेवलप होने की वजह से टीवी पे हर जगह पे फोरकास्ट दे दी जाती, कोस्टल एरियाज को खाली कर दें, साइक्लोन या हरिकेन या विलीज या टाइफून डेवलप हो रहा है। ठीक है जी। और इट कैन हिट कोस्टल एरियाज। फोरकास्ट पहले दे दी जाती है एयर प्रेशर को सामने रखते हुए। ठीक है जी। और वेट किया जाता है, ये देखा जाता है, दुआ की जाती है कि अल्लाह करे एक्सेसिव रेनफॉल ओशन में ही हो जाए और इसके जो ऊपर क्लाउड्स हैं वो डिसिपेट हो जाए और इसका हीट जो सिस्टम है वो टूट जाए और ये डिसिपेट होके हम तक पहुंचे। मोस्टली ये हो जाता है। समटाइम्स इट हिट्स द ग्राउंड और मैसिव स्केल पे डेवस्टेशन कॉज करता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, आपने कोस्टल एरियाज को खाली करना है। आपने पहले देख लेना है फोरकास्ट क्या है, उसकी बेस पे जिद नहीं करनी। इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं कि आप इवन उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, बल्कि इसकी जो स्केल है साइक्लोन की डेवस्टेशन की जो स्केल होती है वो भी इसकी विंड स्पीड के ऊपर मतलब उसके लेवल्स रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 लेवल्स। 3 के बाद जो अगला साइक्लोन होता है, अब उनके पता नहीं, वो देख लीजिएगा बुक में लिखा हुआ है, उनकी स्पीड की एक रेशो है कि कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर स्पीड चल रही हो, ठीक है जी, तो वो कौन सी कैटेगरी का साइक्लोन होता है, नॉर्मल, मीडियम या हाई कैटेगरी। तो बंदा खड़ा नहीं हो सकता इस विंड के सामने, वो इतनी स्ट्रॉन्ग विंड होती है। एरियाज को खाली करवाया जाता है। ठीक है जी। और तकरीबन जब सैंडी आया था तो अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन का नुकसान हुआ था शहरों में, $50 बिलियन का अमेरिका के अंदर। सो जाने बचाना होता है और अपना कीमती माल लेके उन एरियाज को खाली करना होता है। इसकी फोरकास्ट या इसकी डेवलपमेंट में दिन लगते हैं, 3-4 दिन का आपके पास टाइम होता है कि आप इजीली उस एरिया को खाली कर सकते हैं, वेकेट कर सकते हैं, इफ यू आर फॉलोइंग वेदर फोरकास्ट और उस पे आप उसको सीरियस ले रहे हैं। इनफ या मजीद पढ़ना है? नहीं, कोई नहीं मुश्किल, आसान है, बस हो गई है। चले ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, नायाब अजहर दोबारा सुने, ऐसे नहीं जाना, फिर से सुने। एहसन शाह कह रहा है मजीद पढ़ाई। अच्छा चलें मजीद पढ़ लेते हैं बेटा, बाकी सब लोग थक गए हुए। दोबारा सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं। ओशन का पानी गर्म होता है। पानी और लैंड की प्रॉपर्टी समझो मैं। पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। जमीन जल्दी गर्म होती, जल्दी ठंडी होती। मसलन कराची और अरेबियन सी की एग्जांपल में, कराची जब वार्म अप होता है उसकी निस्बत सी का टेम्परेचर कम होता है।
तो सी के ऊपर जो प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं वो ठंडी होती हैं, कराची के ऊपर जो प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं वो वार्म अप होती हैं। तो कराची में हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, लेस डेंस होके, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो हल्की हो जाएगी, वो ऊपर उठ जाएगी। उसको फिल करने के लिए सी के ऊपर जो मौजूद हैवी या कोल्ड एयर मौजूद होती है वो रश करती है टुवर्ड्स कराची, यानी कोस्टल एरिया की तरफ। सी ब्रीज चलती है इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझो। अब अगर समुद्र का टेम्परेचर और कराची का टेम्परेचर सेम हो जाए तो जनाब फिर सी ब्रीज नहीं चलती। फिर उस सूरत में क्या होता है, फिर कराची के अंदर शदीद गर्मी और समुद्र की तरफ से भी ठंडी हवा कोई नहीं आ रही हो, क्योंकि उधर भी टेम्परेचर ज्यादा हुआ होता है। और नुकसान फिर कराची में आती हीट वेव। सुना होगा आपने कि हीट वेव्स डेवलप होती है। अच्छा, सो इससे एक बात तो क्लियर हुई कि जहां पे हवा का टेम्परेचर बदलता है वहां हवा का प्रेशर बदलता है। ठंडी हवा का ज्यादा प्रेशर होता है, गर्म हवा का कम प्रेशर होता है। तो जिसका प्रेशर कम होगा जिस एयर का, वो अपलिफ्ट कर देगी, वो वहां से उठ जाएगी। जब हवा अपलिफ्ट करेगी तो इसका मतलब है हवा वहां पे कम होगी। अब अगर कम होगी तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया और हवा हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नायाब, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब आगे है। अब ये सवाल है कि अगर समंदर में किसी बहुत बड़े रीजन के ऊपर पानी गर्म हो जाए, और होता है, समंदर भी वार्म अप हो जाते हैं, डिपेंड्स कंडीशंस क्या है। अगर वार्म अप हो जाए तो उस जगह पे हवा गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है। जिस तरह कराची लो प्रेशर बना था, अब समंदर लो प्रेशर बना। ठीक हो गया? अच्छा, अब समंदर जो है उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई है, हवा का प्रेशर कम है, लो प्रेशर डेवलप हो गया। उसको फिल करने के लिए साइडों से ठंडी हवा रश करे। यहां तक क्लियर है? ओके। अब जैसे ही वो हवा वहां पहुंचेगी, अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज। अर्थ की रोटेशन की वजह से हवाएं मूव करती हैं, रोटेट करती हैं। जैसे ही वो वहां पे सेंटर, ये छोटा फिनोमिना नहीं है, मैं अर्ज कर रहा हूं 500 किलोमीटर के ऊपर मिनिमम एरिया जो आपका डायामीटर का फैला हुआ समुद्र का एरिया, वो वार्म अप हुआ होता है। जब वो हवा चारों तरफ से वहां पे गशेस ऑफ एयर आके टकराएंगे एक जगह पे, तो वो स्वर्लिंग शुरू कर देंगे। ठीक हो गया? वो घूमना शुरू करेंगे और उसको हेल्प करेगी अर्थ की रोटेशन, अर्थ की क्रियोलिस फोर्स। ठीक हो गया? अच्छा, वो जैसे ही हवा वहां पे रोटेशन स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, वो पानी भी स्वर्लिंग स्टार्ट कर देगा। अब वो हवा, चूंकि वहां पे पानी गर्म है, वो हवा भी गर्म होगी, वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। साथ अपने बहुत सारे वेपर्स भी ऊपर लेके जाएगी। ऊपर क्लाउड्स बनते, क्योंकि ऊपर जाकर उसने ठंडे हो जाना है। जैसे ही ठंडी होगी फॉग में कन्वर्ट होगी। फॉग ही बादल होते हैं, ठीक है? ऊपर थिक क्लाउड्स बनना शुरू हो जाएंगे। जब वही हवा अपनी ऊपर जाके हीट खारिज कर रही है, तो वो हीट गई किधर? अब समझ रहे हैं? वो हीट नीचे आती है, कुछ ऊपर खारिज हो जाती है, कुछ वापस उसी सिस्टम में भेज दी जाती है। सो नीचे पानी गर्म, ऊपर क्लाउड्स ठंडे हो रहे हैं लेकिन अपनी हीट खारिज कर रहे हैं, वो हीट उसी सिस्टम में मौजूद। ठीक है? और ये एक सेल्फ सस्टेनिंग हीट मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है। ये चलता रहता है अनटिल अनलेस, और फिर ये भंवर जो बनता है ये जाके कोस्टल एरियाज को हिट करता है। अगर उसके हिट करने से पहले ही बारिश बहुत ज्यादा हो जाए और वो क्लाउड्स डिसिपेट हो जाए, बारिशें ज्यादा होंगी, क्लाउड्स खत्म हो जाए। ठीक है? क्यों? जब हवा कंडेंसेशन होती है तो जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होके फॉग, फॉग या मिस्ट, उसके बाद अगला लेवल क्या होता है, ड्रॉपलेट्स, यानी बारिश के कतरे, वो बनते हैं। वो जैसे नीचे आएंगे, ऊपर से क्लाउड्स खत्म होंगे, ठीक है जी, तो ये सिस्टम जो है वो डिसिपेट होना शुरू कर देगा। ठीक है? और आहिस्ता आहिस्ता डिमोलिश होना, क्योंकि फिर हीट भी खारिज हो रही होगी, नंबर वन। प्लस वो अपनी जगह भी शिफ्ट कर चुका होगा, उस कोन से आगे मूव कर चुका होगा। ठीक है? अच्छा, वो जो सेंटर में जहां पे स्वर्लिंग स्ट्रांग होती है और वो कौन डेवलप होती है, उसको मैं आई ऑफ द साइक्लोन बोल रहा हूं। ये एरिया जाके हिट करेगा कोस्टल एरिया और तबाही मचाएगा, वो जो भी है वो एक अलग टॉपिक है। यहां तक क्या चीज है जो प्रॉब्लम कह रही?
इस साइंस के मुताबिक तो मुल्तान में भी रेनफॉल होना चाहिए और ब्रीज भी, कॉज मुल्तान गर्म है, बट देयर इज नॉट सफिशिएंट रेनफॉल। और ओहो, अहमद शाह मेरी बात सुने, मुल्तान के करीब कोई समुंदर लगता है? नहीं। तो मैंने समुंदर का और लैंड का आपको डिफरेंस बताया। मुल्तान वार्म अप है, ठीक है जी। आप डेजर्ट एरियाज की एग्जांपल लीजिए। डेजर्ट एरियाज के अंदर दिन के वक्त शदीद गर्मी होती है, ज्यादा गर्मी की वजह से हवा ज्यादा वार्म अप होकर ऊपर उठती है और फिर उसको कूल करने के लिए साइडों से एयर रश करती है उन एरियाज की तरफ, और रातें डेजर्ट्स की ठंडी होती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, basically cold winds which move due to the spin of the earth hitting the sustained heat system will cause swirling। जी बिल्कुल। सर कैन यू प्लीज either provide a better video or article on cyclone or you can देखें मेरी अर्ज सुनो, इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ ज्योग्राफिकली। आप जहां पे भी जाएंगे बेहतर है आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख के उसको फॉलो करें, ठीक है, और उससे खुद लिखें। अदरवाइज आप अगर ज्योग्राफिकल टर्म्स में, ठीक है, इनको लिखना शुरू करेंगे आपको पल्ले नहीं पड़े। जी मैं आपको अर्ज कर रहा हूं यूट्यूब से इसको सर्च करें, ठीक हो गया। सर वी हैव ओशन ऑफ मैंगोज इन मुल्तान, कांट वी हैव रेन ऑफ मैंगोज। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता, आमों की बारिश हो सकती है। इज इट ओके जी? डन। यार प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा आती है, अल्लाह अल्लाह खैर, सलरवा पे घूमना शुरू करती है और पानी जाके उसी हवा के साथ टकराना शुरू कर देता है। बात की इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम्म, टाइम भी हो गया। ओके चलें इनको। Sir, wait. Cold winds are light. Cold winds are not light, so they are higher than the heat winds. Cold winds are heavier. Cold winds are light. No, they are not light. So they are higher than the heat winds. वो क्या कह रहे हो? गलत कर रहे हो, उलट कर रहे हो। अब ठीक है। Colder winds are heavier winds. चलो ठीक हो गया जी। मोर कंपैक्ट एंड मोर डेंस, यस राइट। अब ठीक है। ओके जी। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, गुड लक।